बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं। हर्षवर्धन जी, विजय जी, रागी जी, समीर जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। बात हो रही है पार्लियामेंट में अब तक क्या क्या हुआ, पूरे वीक रैप की हम बात कर रहे हैं। संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी खूब घमासान बढ़ने वाला है। आने वाले सोमवार को ये तस्वीर आपके सामने होगी। लोकसभा में असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से राहुल गांधी की शिकायत की है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, जिसमें 29 जुलाई 2026 को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार को आधार बनाकर शिकायत की गई है। अनुराग ठाकुर का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कह दिया। साथ ही लोकसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये तो राहुल जी बताएंगे, अनुराग जी बताएंगे राहुल जी के ऊपर जो उन्होंने क्या, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है लेकिन आज अखबार में पढ़ा है, और जो जिन शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की परंपरा उन्होंने स्टार्ट की है, बिना सिर पैर के बात करने की जो परंपरा पहले भी बोलते थे, लेकिन अब जो है उनका थोड़ा सा जो माइंडसेट है, क्योंकि 12 साल से सत्ता से बाहर हैं और सत्ता के बिना कांग्रेसी जो है वो दिमाग शून्य हो जाते हैं, तो दिमाग शून्यता की जो स्थिति है उसी की पराकाष्ठा या विशेषाधिकार है। लेकिन मेरा लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि पिछले 2 साल से, जब से राहुल गांधी जी बने हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, कम से कम 15 विशेषाधिकार के प्रस्ताव पेंडिंग है। अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक है तो पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह समर्थ है। वो लोकसभा में राहुल गांधी को दिए गए नोटिस का सामना करने के लिए तैयार हैं। हो गया ना, पास हो गया। अनुराग ठाकुर स्पेशल प्रिविलेज मोशन लेकर राहुल गांधी के खिलाफ। अरे उनकी बात मैं नहीं करता, वहाँ हमारे लोग समर्थ है, लोकसभा में पेश करेंगे। अच्छा, संजय राउत भी पीछे नहीं रहे। यहाँ विपक्षी एक आप देखिए, संजय राउत ने राहुल गांधी को पढ़ा लिखा संस्कारी नेता बताया। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी गैर संसदीय शब्द नहीं बोल सकते। उन्होंने आरएसएस पर चुटकी लेते हुए कहा कि संघ को इस बारे में एक चिंतन शिविर लगाना चाहिए। चिंतित लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी एक संस्कारी नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, बहुत पढ़ता है, सोचता है। ऐसे व्यक्ति कभी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनके एक फैमिली की परंपरा है। पंडित नेहरू बहुत पढ़े लिखे थे, इंदिरा जी पढ़ी लिखी थी, राजीव गांधी पढ़े लिखे थे, तो राहुल जी में वो संस्कार आया है। अभी लोगों को मालूम नहीं कौन सा शब्द का अर्थ क्या है क्या नहीं। आरएसएस ने उनका एक चिंतन शिविर लेना चाहिए सब लोगों का। संजय राउत कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हम बड़े केपेबल हैं और हम देखेंगे, आने दीजिए, इसका क्या करना है ये हम तय करेंगे। लेकिन समीर जी, अब आप देखें, राहुल गांधी ने जो कहा वो दरअसल एक तरीके से मैसेजिंग ये थी कि वो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इशारा उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा तो वही था। अब ये संसदीय है या असंसदीय है, फैक्चुअल क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और राहुल गांधी को इसके लेकर माफी मांगना चाहिए थी। आपने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, इडियट शब्द, वो सब समझ में आ रहा था कि आप किस संदर्भ में कह रहे हो, किसको इशारे इंगित करते हुए कह रहे हो और आपका उसका भाव क्या है। राहुल गांधी को तत्काल माफी मांग लेनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पे मांगते, प्रधानमंत्री से मांगते, या संसद में दूसरे दिन वो कह सकते थे कि भूलवंश मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं। इससे राहुल गांधी छोटे नहीं हो जाते अगर माफी मांग लेते। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे का तो बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह देते कि भाई मैं कांग्रेस तरफ से इस बात के लिए माफी मांगता हूं और ये शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ कर कहा और मेरा अनुभव यह है कि जब से मैं राहुल गांधी की राजनीति को देख रहा हूं 2000, 2003, 2004 से, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने ऐसा शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं किया हो जिसको लेकर हंगामा ना भावना आहत हुई हो, किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया हो, किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की हो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के राजनीति का एक मतलब ये तरीका है
या अब उनका संस्कार है कि उनको बताया गया कि राजनीति ऐसी ही होती है, आप जितना अपमानित करोगे अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, लोकप्रिय नेताओं को आप अपशब्द कहोगे, उतने आप बड़े नेता बनोगे। मुझे लगता है राहुल गांधी जितना इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उतना छोटा जनता की नजर में बनते जा रहे हैं दिन पे दिन, क्योंकि आप लोकतंत्र का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और आप क्यों, आपने अगर बोल दिया, चलो निकल गया आपके मुंह से, आप माफी मांग लेते ना। आप सोशल मीडिया पे बोल देते कि भाई मेरे से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। वो माफी नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, समर्थन कर रही है। मेरा सवाल ये है, कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा बता रहा है कि किस तरीके से आप अपने पार्टी को आगे ले जाना चाहते हो और किस तरीके से आप लोकप्रिय नेता को इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को छोटा बताने की कोशिश। क्या ये लोकतंत्र का मजाक भी नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने इस देश में उन तमाम लोगों ने जिन्होंने उन्हें अपने प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है, आप उन सबको इडियट कहना चाह रहे हैं? देखिए राहुल गांधी या अंधभक्त कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने उपसंहार बोल दिया। जो लोग छात्र आंदोलन के साथ थे, जो लोग छात्र आंदोलन के साथ खड़े थे, जो लोग उसमें शामिल थे, उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि वो विद्यार्थी थे, वो दे वर इन सर्च फॉर ट्रूथ, और राहुल गांधी उनके साथ खड़े थे। उसके बाद की जो दो कैटेगरी है, या तो इडियट की कैटेगरी है या अंधभक्तों की कैटेगरी है, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह, उनका पूरा मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी है। अब उन्होंने कहा कि भाई मैंने ट्वीट किया, तो पवन खेड़ा जी ने उस ट्वीट को टैग करके और कहा कि ये मैंने लिख दिया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को इडियट कहा, तो उन्होंने टैग करके कहा कि ये आपकी निजी विचार है क्या? सो राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं कहा। अब मैं जरा उसको दूसरे संदर्भ में जरा इसके यदि इस देश में पप्पू बोला जाता है तो क्या ये पता नहीं होता है कि ये राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है? ये तो सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि पप्पू कोई बोलता है तो कांग्रेस पार्टी लोग चिढ़ जाती है, क्योंकि आप उनको मानते हैं कि भाई उन्हीं के, ये एक प्रचलित शब्द हो गया है और ये भी अनपार्लियामेंट्री है अगर बोला जाएगा सदन के अंदर। हम तो कहते हैं कि नहीं बोला जाना चाहिए। यदि बंटी और बबली बोल दिया जाता था तब कांग्रेस पार्टी भड़क करके खड़ी हो जाती थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए जिक्र किया जाता है। पढ़ने लिखने की बात पर अभी संजय राउत जैसा ही सब पूरा गांधी परिवार पड़ा हुआ है। विजयलक्ष्मी पंडित थी और उनको अमेरिका का राजदूत बना दिया गया था, फिर चाइना का राजदूत बनाया, फिर यूएन में राजदूत बनाया गया था, लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं थी, लेकिन पंडित नेहरू की बहन थी। और बिना प्रधानमंत्री से सलाह लिए हुए मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट में भारत की सदस्यता के लिए दावा करे या नहीं करे, वो निर्णय उन्होंने अपने ही आप ले लिया था। तो ऐसे उनकी बुआ थी। अब आ जाते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, वह भी हायर एजुकेशन नहीं कर पाई। जिस राजीव गांधी की बात करते हैं उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो 3 बार फेल किया कैम्ब्रिज में। प्रियंका गांधी वाड्रा, मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने ग्रेजुएट किया भी है या नहीं किया है, मुझे जानकारी में नहीं है। राहुल गांधी सेंट स्टीफेंस में, राहुल गांधी बहुत बार बार कहते हैं पढ़ाई लिखाई के बीच में अंतर और फलना फलना। जरा एक बार अपने ईमानदारी से आप झांक करके कहिए कि क्या सेंट स्टीफेंस में आपकी जब एडमिशन हुआ था तो वो किस आधार पर हुआ था? क्रिश्चियन कोटे से आप गए थे, आर्चरी के कोटे से गए थे, या मेरिट के कोटे से आप क्रिश्चियन? इसलिए कि आप गांधी परिवार के थे, इसलिए आप सेंट स्टीफेंस में पढ़े, आप भाई और बहन दोनों, मेरिट के आधार पर नहीं पढ़े थे। ये सौभाग्य इस देश के किसान के बच्चे का नहीं होगा। ये किसान एक हमारा जैसे एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति का नहीं होगा। एक मध्यम परिवार के आने वाले बच्चे की ये नहीं होगी कि वो जाकर के वहाँ प्रेजेंट है। इसके अतिरिक्त जरा देखिए, जब आप ट्रिनिटी में जाते हैं और कहीं जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ें हमें जानकारी है, जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कि बड़े बाप के बच्चे ट्रिनिटी में कैसे एडमिशन उनको मिलता है, बोस्टन में कैसे उनको एडमिशन मिलता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये देश जो कहीं जानेगा तो इस पर चर्चा हो जानी चाहिए अलग से। कहने का मतलब ये है कि आप एक बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, नेहरू से परिवार से आते हैं। अब नेहरू की मैं कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन इस बात की तो मैं बात मानता हूं कि वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उद्भट विद्वान थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस परंपरा में जब आप नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कितना पढ़ा लिखा है, तो नरेंद्र मोदी तो एक चाय बनाने वाले का बेटा था।
इसके बावजूद भी वो अपने को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने किया। आप तो चांदी और सोने का चम्मच लेकर के पैदा लिए थे, आपको किसने रोका था? लेकिन आप यदि उनके पिता यदि कैम्ब्रिज में गए तो उन्होंने क्या किया? पढ़ने लिखने के अलावा सब कुछ किया। तो ये चीजें बता देना कि वो असंस्कारी नहीं हो सकते, ये नहीं बोल सकते। अरे आप अपने से बाप के उम्र का भी, बाप के उम्र को तुम तड़ाक करके आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करके बोलते हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान के लिए तू तड़ाक करके भाषा का प्रयोग कर दिया, संसद के अंदर किया है। तो आप फिर भाई हमारे यहाँ तो एजुकेशन पर चूंकि बात चल रही है, मुंह में मिर्ची लगा देती थी। अपने से बड़े लोगों को यदि कुछ तुम तड़ाक करके बात कर देते थे तो माँ तो मुंह में मिर्ची लगा देती थी, रगड़ देती थी। तो आप किस भाषा संस्कार में जी रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री को और सारे लोगों को इडियट बोल दिया? आपने एजुकेशन पे बात की, इसी से जुड़ा हुआ अगला विषय भी है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। प्रियंका गांधी के गौमूत्र विशेषज्ञ वाले बयान को लेकर देश के शिक्षाविद नाराज हैं। देश के 215 मौजूदा कुलपति और पूर्व वाइस चांसलर्स ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते वक्त तथ्य और उसकी व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षाविदों ने खत में यह लिखा है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना तो ठीक नहीं है। प्रियंका ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर चर्चा के दौरान आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी को गौमूत्र एक्सपर्ट बताया था, और इसी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने करारा हमला किया था। प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई, मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता हूं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गौमूत्र कहां से बीच में आ जाता है? यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गौमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गौमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है। गौमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है। सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा? सर अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। अब हर्षवर्धन जी, 3 प्रतीक ऐसे हैं, वो सनातन के प्रतीक हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। एक हमला तो जो हमने शुरुआत में दिखाया, संत के भगवा कपड़े पहनकर आप प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद पिटाई खा रहे थे पप्पू यादव, पहला ये। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए एक और सनातन का प्रतीक था, जिसके ऊपर एक और लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 3 प्रतीकों की बात कर रही हूं। और तीसरा ये जो गौमूत्र वाला बयान है, उसमें शिक्षाविदों ने जो प्रियंका को नसीहत दी है, वो ये कहता है कि भाई ज्ञान को ज्ञान से, विज्ञान को विज्ञान से और तर्क को तर्क से आप काटिए। देखिए, वी कामाकोटी देश के बहुत जाने माने विद्वान हैं, शानदार वैज्ञानिक हैं, और उनके रिसर्च, उनके पढ़ाए बच्चे, उनके जो इनोवेशन है, उसकी वजह से वो मद्रास आईआईटी के निदेशक हैं। 150 से ज्यादा उनके शोध पत्र दुनिया में छपे हुए हैं। अब अगर आपको, चूंकि गौमूत्र को लेकर उनकी राय है एक, और उसको आपको लगता है कि नहीं ये तो गड़बड़ है, अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये हर कोई जानता है कि गौमूत्र और गोबर को लेकर जब आप खाद के तौर पर कहते हैं, जब आप दवाइयों में प्रयोग के तौर पर कहते हैं, तो वो आयुर्वेद तो करता ही रहा है। वैज्ञानिक तौर पर भी उसके कई प्रमाण हैं। हो सकता है कि हम आप उसको उपयोग नहीं करते हैं तो ना हो, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ही, जब से प्रियंका जी का ये गौमूत्र विशेषज्ञ वाला वो जो कमेंट था वो तंज आया, तो श्रीमान ऑस्कर फर्नांडीज, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका सदन का एक बयान बड़ा वायरल है कि वो कह रहे हैं ये हमारे जयराम रमेश जी हैं, ये तो नाराज हो जाएंगे ये लोग, तो मैं कहूँगा गौमूत्र की बात तो। लेकिन फिर उन्होंने मेरठ के एक आश्रम का जिक्र किया, जहां उनको कुछ परेशानी थी, तो वो उस आश्रम गए और आश्रम वो नहीं पहुंच पा रहे थे, तो आश्रम के जो भी संचालक रहे होंगे उन्होंने गाड़ी भेज दी। उस ड्राइवर ने कहा कि मुझे कैंसर था और इस आश्रम में मैं आया, मुझे गौमूत्र और सारी चीजें जिसको लेकर हास्य व्यंग किया जाता है, उन सब की वजह से मेरा कैंसर ठीक हुआ और मैंने तय किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब मेरे मुंह से कोई ऐसी अफवाह
ये न समझें। इसको ऑस्कर फर्नांडीज ने सदन में बताया है कि जब उस ड्राइवर का कैंसर ठीक हो गया तो उसने कहा चूंकि नया जीवन हमें आश्रम से मिला तो हम आश्रम में आजीवन ड्राइवरी करेंगे। संयोग से उस वक्त भी जयराम रमेश जी थे, संयोग से आज भी जयराम रमेश जी सलाहकार हुए हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है कि किसी एक वैज्ञानिक को, किसी एक इतने बड़े विद्वान व्यक्ति को आपको, चूंकि वो शिक्षा से जुड़ी समिति में डाल दिया गया, इतना बड़ा शिक्षाविद है, तो आप उसको गौमूत्र एक्सपर्ट कह के तंज करने की कोशिश करते हैं। और खरगे जी ने तो बिना किसी रेफरेंस के मनुस्मृति का संदर्भ लिया। मनुस्मृति में कहीं ऐसा नहीं लिखा है जो उन्होंने बताया। और मैं कई बार कहता हूं, मैंने कई बार जिक्र भी किया है कि 4-5 साल पहले मैंने पहली बार मनुस्मृति पढ़ी। हालांकि जो वर्जन मैंने पढ़ा हो सकता है कि वो भी पूरी तरह से शुद्ध ना हो, क्योंकि वो तो कोई जानता नहीं। लेकिन जब मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज है जिसका, और कमाल की बात यह है कि विद्वान लोग आते हैं जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं, ब्राह्मण विरोध करते हैं, हिंदू विरोध करते हैं, वो क्या कहते हैं, देखिए मनुस्मृति में नारी का विरोध लिखा, अच्छा बताइए श्लोक, तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ऐसे तो ज्ञानी लोग हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीक, हिंदू चिन्ह, हिंदू जो ग्रंथ, उन पर जो ये टीका टिप्पणी करते हैं, वो लोग ना तो उससे परिचित है ना कुछ जानते हैं। उनको बस एक बात लगती है कि आज का बच्चा अंग्रेजीदा हो गया है, आज का बच्चा अपने संस्कारों से कट गया है, थोड़ा अपने परिवार के साथ नहीं, तो उसको ये सब आइडिया दे दो जिससे थोड़ा सा कुछ विभाजन हो जाए, थोड़ा सा कुछ अलग तरह से सोचने लगे। लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि आज का बच्चा और तेजी से उसको समझ ले और आपको जवाब दे। एक लाइन बोल दो, मनुस्मृति के कम से कम 49-50 वर्जन है, एक भी नहीं मिलेगा। जिस मनुस्मृति की बात करते हैं, विलियम जोन्स ने जो 1760 में उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया था, कलुक भट्ट की लिखी हुई उसकी मूल पांडुलिपि भी अभी भी प्राप्त नहीं है। और दूसरा चीज ध्यान रखिए, कई मनु हुए हैं हमारे यहाँ। जो काल है उसको कहा जाता है कि पृथ्वी की आयु 4 करोड़ 32 लाख, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। और ये 14 मनवांतर में बांटा गया है। हर मनवांतर का एक मनु है, ये 7वां मनवांतर है। और हर मनवांतर के अंदर 71 महायुग है। हर महायुग के अंदर जो है 4 युग है। और एक युग, ये चारों युग के अंदर जो है वो करीब 32 लाख वर्ष की आयु है। तो हम अभी जो संकल्प मंत्र पढ़ते हैं वो वैवस्वत मनु का हम कहते हैं, वैवस्वत मनवांतरे, हम बार बार बोलते भी हैं। तो वैवस्वत मनु की उम्र भी जो है आज से 32 लाख पूर्व की बात है। तो जरा आप सोचिए कि उस समय का पांडुलिपि क्या आज होगा क्या? नहीं, आप नहीं, सोच सकते हैं। ताम पत्रों पर लिखा जाता था, भोज पत्रों पर लिखा जाता था। फिर मैं यही कह रहा हूं, हमको एक नैरेटिव दे दिया है ब्राह्मणों को गाली करने के लिए, गाली देने के लिए उन्होंने मैनिपुलेशन किया, इसीलिए आज इसके इतने वर्जन हैं। और जिन चीजों को ब्रिटिशों ने मैनिपुलेट करके हमारे खिलाफ खड़ा किया, सनातन के खिलाफ किया, आज उनको उसी रूप में प्रयोग करते हैं, अम्बेडकराइट पर प्रयोग करते हैं गाली देने के लिए। ब्राह्मणों को गाली नहीं देते हैं, पूरे हिंदू संस्कृति और सभ्यता। मैंने तो 3 प्रतीक रखे ही आपके सामने। मैंने इसीलिए आपको कोई कहा किताब कि का बहाना होता है। काल गणना के बारे में आप ध्यान रखिएगा, और ये बहुत साइंटिफिक तरीके से है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना घूमती है, सूर्य कितना कैसे घूमती है, ये सारी चीजें का जिक्र है। जी उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि सोनम वांगचुक जी अभी चर्चा में हैं, उनकी पत्नी है गीतांजलि जे एंगमो, और उनकी पोस्ट है, लंबी पोस्ट है, उसको नहीं पढ़ूंगा। गौमूत्र पर उन्होंने बोला। नहीं, मैं गौमूत्र वाले पर नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जो मेरा मतलब हमेशा का प्रिय विषय है, फ्रॉड सेकुलरिज्म। उन्होंने कहा है, कॉलिंग इंडिया सेकुलर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक कॉलिंग वाटर वेट। Even before 1976, our constitution was already secular in substance. Article 14, Article 25 to 28, Article 29 to 30, और फिर वो नीचे जाती हैं और उसके ठीक पहले की पोस्ट है Why knowing Sanskrit is cool, और उसका बड़ा विस्तार से उन्होंने किया है। तो जो लोग हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी संस्कृति, हमारे जो भी विरासत की चीजें हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं। दुर्भाग्य से हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, असली मुश्किल वहां है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए कुछ और राजनीतिक खबरें आपके सामने रख दें। पंजाब ने कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि राज्य में पार्टी का अंदरूनी झगड़ा सुलझ गया है, पार्टी में ऑल इज वेल है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ ही दिन में सामने आ गई। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा एक बार फिर सामने आ गया। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने पंजाब कांग्रेस की लाइन के अलग जाकर बुधवार को फरीदकोट में पेपर लीक के मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ धरना दिया, जबकि इस मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग को आज धरना देना है।
चन्नी ने फरीदकोट में उस दिन धरना दिया जब राहुल गांधी को संसद में बोलना था, और चन्नी को छोड़कर पंजाब के सारे कांग्रेसी सांसद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। इससे नाराज वडिंग गुट ने चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोला। फरीदकोट कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले में पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल को एक चिट्ठी लिखी और धरने को लेकर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। धरना किसे देना था विजय जी, धरना कौन देने लगा? मुद्दा कुछ और चल रहा था, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी अपने मुद्दे के साथ आगे बढ़ते गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसमें नया कुछ नहीं है। चन्नी जी आपको बार बार याद दिला देते कि भाई ये मत समझो कि मैं कांग्रेस में ही हूँ। मतलब असली बात यह है कि वो हर दिन आपको वो कहाँ है? हाँ, वो कहाँ ये अभी वो तय कर रहे हैं, लेकिन वो ये आपको बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि आप फिर से कांग्रेस नेता के तौर पे चरणजीत सिंह चन्नी को ना देखें। हाँ, वो जब बैठक होती है तब भी नहीं जाते, वहाँ विधायकों की बैठक होती है तब भी नहीं जाते, यहाँ पर भी नहीं आते। पार्लियामेंट में राहुल गांधी गए तब साथ में थे, जब राहुल गांधी पीएम हाउस का घेराव करने गए तब चन्नी तब उस दिन साथ में थे वो। लेकिन राहुल गांधी के जिस दिन भाषण हो उस दिन यदि पार्टी के लीडर के लिए वहां पर पार्टी का एमपी नहीं हो तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब पार्टी अपनी तरफ से धरना दे रही हो, उससे एक दिन पहले धरना दे रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक मैसेज है। बिल्कुल ठीक बात। अब आपको नहीं मानना और आप हमेशा उनको कांग्रेस नेता कहना चाहते तो आप कहें। मैं ये पूछ रही हूँ सर पर ये बताइए विजय जी ये बताइए, तो लेकिन राहुल गांधी ने तो उन्हें अपने साथ रखा हुआ है ना। तो राहुल जी भी आपकी तरह से मानते हैं कि वो कांग्रेस नेता समीर जी बताइए। चन्नी का जो विवाद चल रहा था राजा, कह रहे हैं कि मीनाक्षी और राहुल जी की मासूमियत एक है। बिल्कुल ऐसा कर देखिए जिस तरीके सर मेरी तो मासूमियत है, राहुल गांधी की क्या है वो आप तय करें। राहुल गांधी आपसे ज्यादा मासूम है। देखिए जब चन्नी का मामला आया था कि जब उन्होंने कहा था कि राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद से आप हटाइए, पूरा मामला हुआ, बातचीत हुई, जब पार्टी ने कह दिया कि भाई अध्यक्ष बदलना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, राजा वडिंग बने रहेंगे। उसके बाद चन्नी का जो बयान आया था कि भाई पार्टी का मामला है, पार्टी के नेतृत्व में हम काम करेंगे, उसके बाद से चन्नी ने लगभग एक शांति ले ली। उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें लगे उस पार्टी के निर्णय के खिलाफ जाकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा या कुछ उन्होंने ऐसा कोई धरना प्रदर्शन दिया हो या कोई अनुशासन का काम किया हो। अब जो पंजाब के प्रभारी है भूपेश बघेल, वो 10 दिन के लिए पंजाब गए हुए, 7 से 8 अगस्त तक वो पंजाब में रहने वाले हैं और तमाम बैठकर रह रहे हैं। कल परसों भी उनकी जब बैठक हुई थी तो ये कहा गया कि भाई चन्नी पार्टी के साथ है। लेकिन अब चन्नी ने जिस तरीके से अभी पेपर लीक के मामले को लेकर पंजाब में अलग से अपनी लाइन ली है, तो क्या भूपेश बघेल पंजाब में तो उनसे मिलेंगे? क्या चन्नी भूपेश बघेल से बात करेंगे या चन्नी या अलग से अपनी राजनीतिक लकीर खींचना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भाई मैंने अपना रास्ता अलग अख्तियार कर लिया है और आने वाले दिनों में मैं अलग पार्टी बना सकता हूं या अलग रुख अख्तियार कर सकता हूं? मुझे लगता है कि 8 तारीख तक जब तक भूपेश बघेल है तब तक यह तय हो जाएगा कि चन्नी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं या चन्नी कांग्रेस छोड़कर अपना अलग रुख अख्तियार करेंगे। या 8 से 10 दिन के अंदर मुझे लगता है पिक्चर साफ हो जाएगी। फिलहाल चन्नी बीच बीच में कांग्रेस को झटका देते रहते हैं, वो मतलब कहते हैं ना कैरेट स्टिक। नहीं, मैं आज विजय जी के इस बयान के साथ जाऊंगी कि चन्नी को पता है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है, बस राहुल गांधी को ये पता है या नहीं पता है। नहीं सर, मुझे बाहर रखिए पॉलिटिक्स से।